अशोक जी की बहू आरती ने अपनी बहन को अपने घर पर रख लिया, जो लड़कों से मिलने के लिए घर पर बुलाती थी। तो अशोक जी ने बेटे को फ़ोन पर बताया, तो उसने आरती से बात की तो वो आग बबूला हो गई और बोली, पिताजी झूठ बोल रहे हैं क्योंकि इनको मेरी बहन का यहाँ आना पसंद नहीं है। उसके बाद बेटे ने अशोक जी से बात करनी छोड़ दी। इसके बाद तो बहू ने उन पर जुल्म करने शुरू कर दिए और उनको नशे की गोलियां देकर उनकी चारपाई गली में रख देती और वो सूख कर कांटा हो गए। उनका बेटा जब वापस आया तो पिताजी की हालत देखकर अस्पताल ले गया, तो आरती के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई क्योंकि वहाँ अशोक जी शाम को घर आए तो चौंक गए। लाउंज में सोफे पर उनकी बहू आरती के साथ कोई और लड़की भी बैठी थी। उसने फैशनेबल स्टाइल में अपने बाल कटवा रखे थे और हाथों में पड़ी हुई बहुत सी अंगूठियों को घुमा फिराकर लाउंज को देख रही थी। वाह आरती, जब से अभिनव जीजू कनाडा गए हैं तुम्हारे तो दिन ही बदल गए हैं। पहले तो तुम्हें 2 टाइम के खाने के लिए भी रोटी नहीं मिलती थी, अब देखो कितनी महंगी महंगी चीज़ें सजा रखी हैं घर में। वो एक कीमती शो पीस उठाकर देखते हुए कह रही थी। आरती हंस पड़ी। हाँ रिया, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। पहले तो गुजारा ही मुश्किल से होता था, अब तो हर महीने अभिनव अच्छे खासे रुपए भेज देते हैं। मैं तो बस इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मैं फ्री हो जाऊँ तो जाकर खूब शॉपिंग करूँगी। अभी तो मुझसे चला फिरा भी नहीं जाता, इसीलिए तो तुम्हें मदद के लिए बुलाया है। आरती प्यार से रिया से कह रही थी। अशोक जी ने ध्यान से उस लड़की की शक्ल देखी। अरे पिताजी, आप आ गए। ये मेरी बहन है, आपने इसे बहुत समय पहले देखा था। तब ये छोटी होती थी लेकिन अब ये बड़ी हो गई है, इसे मैंने बुलाया है। आप तो सारा दिन बाहर ही रहते हैं, मैं घर में अकेली होती हूँ, मेरा दिल नहीं लगता और वैसे भी मेरी हालत ऐसी है कि हर समय मुझे किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत रहती है। ये मेरी मदद कर दिया करेगी। आरती ने अशोक जी को बताया तो वो सर हिलाकर रह गए, लेकिन ना जाने क्यों उनकी छठी इंद्री कुछ और ही कह रही थी। लेकिन आरती प्रेग्नेंट थी और घर में किसी और औरत के ना होने के कारण अशोक जी ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया था कि रिया का यहाँ रहना ज़रूरी है। वो खामोशी से अपने कमरे में चले गए। आरती और रिया सारा दिन बातें किया करती थीं। किचन का काम रिया ने संभाल लिया था। लेकिन उस दिन जो हुआ उसके बाद अशोक जी थोड़े परेशान से हो गए। नीचे बहुत गर्मी हो रही थी, आरती तो अपने कमरे में एसी लगाकर सो रही थी। रिया का कहीं अता पता न था, लेकिन अशोक जी का उस उमस से दिल घबरा रहा था। शाम को घर आए तो उनका दिल चाहा छत पर जाने के लिए। वो सीढ़ियों चढ़कर ऊपर छत पर चले आए। अभी वो आखिरी सीढ़ी पहुंचे ही थे कि उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ आई। वो चौंके, कौन है ऊपर? उन्होंने आवाज़ लगाई तो बिल्कुल ही खामोशी छा गई। वो एक सीढ़ी चढ़कर ऊपर आया तो सामने ही रिया डरी हुई खड़ी थी। धम की एक आवाज़ आई और यूं लगा जैसे अभी अभी उनकी छत से कूदकर कोई बराबर वाली छत में गया है। अशोक जी थोड़ा चौंक से गए। कौन था छत पर जिससे बातें कर रही थी? उन्होंने आम से अंदाज में कहा। रिया बुरी तरह से घबरा गई थी। मैं तो किसी से बातें नहीं कर रही, आपको ऐसे ही कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो गाना गा रही थी, शायद आपको उसी की आवाज़ आई होगी। रिया ने जल्दी से कहा और फटाफट सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे चली गई। अशोक जी थोड़े परेशान से हो गए। उन्होंने खुद सुना था कि रिया जोरदार आवाज़ में हंस रही थी, लेकिन उन्होंने अपना सिर झटक दिया। शायद मेरा वहम हो, गर्मी की वजह से दिमाग भी घूम गया है। वो वहीं चारपाई पर लेट गए। ठंडी हवा और अच्छी थी। कुछ ही देर के बाद उन्हें अच्छा महसूस होने लगा। रात के समय वो नीचे आए। आरती ने मुंह फुलाया हुआ था। पिताजी, आपसे कहा भी था कि मुझे दही खाना है, आप लेकर नहीं आए। अब रात हो गई है, पता नहीं मिलेगा भी या नहीं। अशोक जी शर्मिंदा से होने लगे। अभी ला देता हूँ बहू। उन्होंने बहू से पैसे लिए और तुरंत बाहर चले गए। उनकी अपनी जेब में तो 1 रुपया भी ना होता था। आरती ने जाने से पहले ही अभिनव को कह दिया था कि वहाँ से सारी कमाई वो सिर्फ उसी के अकाउंट में भेजा करे। वो खुद अपने हाथों से ससुर को पैसे दिया करेगी। अभिनव को इस बात पर कोई आपत्ति न थी और इसलिए अशोक जी आरती का हर बुरा भला सहने पर मजबूर थे। 2-3 दुकानें फिरने के बाद उन्हें आखिर एक जगह से दही मिल ही गया। दही लाकर उन्होंने बहू के हवाले किया और खुद चुपचाप कमरे में चले गए। ये 2 दिन की बात है जब तेज गर्मी के कारण अशोक जी बार बार बेचैन हो रहे थे। घर में एक ही एसी था जो आरती के कमरे में लगा हुआ था। अपने कमरे में लेटे लेटे उन्होंने बेबसी से छत पर लगे पंखे को देखा, जो यूं रेंग रहा था जैसे उसमें जान ही ना हो। कमरे में पूरी तरह से उमस हो रही थी। कितनी देर से वो सोने की कोशिश कर रहे थे, मगर नींद थी कि इस गर्मी में आने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने माथे पर आया पसीना पोंछा और उठ खड़े हुए। अपने कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोलकर वो बाहर निकल आए। लाउंज के सामने छोटा सा पोर्शन था जिसके ऊपर छत नहीं थी। रात के समय सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने की तो उनके अंदर हिम्मत नहीं थी। उस पोर्शन में एक तख्त रखा हुआ था। अशोक जी ने गहरी सांस ली और वहां जाकर धीरे से लेट गए। पूरे घर की लाइट बंद थी और घर पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था, कहीं किसी की नींद खराब न हो।
उन्होंने लाइट जलाने की कोशिश भी नहीं की। बाहर मच्छर बहुत ज़्यादा थे मगर हवा ठंडी थी। अशोक जी को थोड़ा आराम मिला। चादर को अपने ऊपर ओढ़कर उन्होंने खुद को मच्छरों से तो बचा लिया था, लेकिन अब वो तख्त पर यूं सो रहे थे कि कोई देखता तो किसी को पता ही न चलता कि वहां पर कोई इंसान सोया है। अभी उन्हें लेटे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब अचानक खटका सा हुआ। बिल्ली होगी, अशोक जी ने अपने दिमाग में सोचा और दोबारा से आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद आहटों में बढ़ोतरी हो गई, यूं जैसे दबे पांव से चलता हुआ कोई अंदर के कमरे से बाहर निकल रहा हो। अभी वो समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि ये क्या हो रहा है कि अचानक बाहर का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर आ गया। जल्दी से अंदर आ जाओ अमित, अगर वो बुढ़ा जाग गया तो कहीं हम पकड़े ही ना जाए। देखो तुम्हारी इच्छा थी ना कि आज रात तुम मुझसे मिलना चाहते हो, इसलिए मैं अभी तक जाग रही हूँ। जल्दी से अंदर आ जाओ। ये रिया की आवाज़ थी। अशोक जी सन्नाटे में रह गए। वो किससे बात कर रही थी? जल्दी अशोक जी को पता चल गया जब उनकी गली में रहने वाले अमित की आवाज़ उभरी थी। क्या करूँ रिया, जब से तुम इस घर में आई हो मेरी तो नींद ही उड़ गई है। तुम तो अपनी बहन से बिल्कुल अलग हो। कितनी सुंदर हो तुम। ये कटे हुए बाल तो तुम्हारे चेहरे पर बहुत अच्छे लगते हैं। दूर से देख देख कर मैं तो तरस गया हूँ। छत पर खड़े होकर बस इशारे करती हो या सामान लेने के लिए आते जाते गली में खड़े होकर मिल लेती हो। इस तरह घर में बुलाकर मिलने का तो मज़ा ही अलग है। अमित उसके पास खड़ा होकर कह रहा था। अशोक जी का खून खौलने लगा। यह अमित तो मोहल्ले का वही लड़का है जिसका हर दूसरी लड़की के साथ नाम सुनाई देता है। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी बहू की बहन ने उनके घर में एक गुंडे को रात के समय बुलाया है। अमित और रिया एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अमित ने हाथ बढ़ाकर उसके दोनों हाथ थाम लिए थे और दोनों चुपके चुपके जाने क्या कुछ कहे जा रहे थे। अशोक जी की सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। उन्होंने एकदम अपने ऊपर से चादर हटाई और गरज कर बोले, क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? रात के इस समय गलत हरकतें करते हो। और तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरे घर में रात के अंधेरे में कदम कैसे रखा? दहाड़ कर अशोक जी अपनी जगह से उठे तो अमित उछल पड़ा। रिया के भी पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अमित तो ऐसे चटपटाया कि उल्टे पैरों वह दरवाजा खोलते ही गली में निकलता चला गया। पीछे से रिया ही रह गई। कितने बेशरम लड़की हो तुम। रात के हिस्से में लड़के को घर में बुलाने का मतलब समझती हो? खुद को खुली तिजोरी की तरह उनके सामने पेश कर देना। ये मेरा घर है और यहाँ इस तरह की गलत हरकतें नहीं चलेंगी। अंदर कमरे में चली जाओ और आज के बाद मुझे यहाँ कोई लड़का नजर ना आए। मैं सुबह ही तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ। अशोक जी ने सख्ती से रिया को धमकी दी थी। उसका तो गला सूख रहा था। वो उल्टे पैरों अंदर आरती के कमरे में गुम हो गई। अशोक जी का खून खौल रहा था। उनका बस नहीं चल रहा था कि अभी और इसी समय इस रिया को हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल दें। किससे कहूँ, क्या कहूँ? वो बहुत परेशान हो गए थे। उनकी इज्जत पर सवाल आ रहा था। पहले तो उन्होंने सोचा कि आरती को इस बारे में बताएं, लेकिन उसकी हालत के ख्याल से उन्होंने अपनी बात को नज़रअंदाज कर दिया। नहीं, वो बीमार है, कहीं इसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब ना हो जाए। इस ख्याल को झटकते ही वो बहुत परेशान हो गए। तो फिर आखिर वो किसको बताएं? अगर बात आगे बढ़ जाती और उनके घर में कोई ऐसी वैसी हरकत हो जाती तो बहुत बदनामी होती। सारी उम्र की इज्जत ख़त्म हो जाती। सोचते सोचते आखिर उनके दिमाग में अपने बेटे अभिनव का ख्याल आया। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो सुबह ही फ़ोन करके अभिनव को बता देंगे। सुबह होते ही अशोक जी ने सबसे पहले काम यही किया। बेटे का नंबर मिलाया जो वहाँ ड्यूटी पर बिजी था। उन्होंने जब अभिनव को ये सारी बातें बताई तो पहले तो वो बड़ा हैरान हुआ। पिताजी, रिया ऐसी तो नहीं थी, लगती तो नहीं। वो तो बड़ी मासूम सी बच्ची हुआ करती थी और वैसे भी आरती को इन दिनों अपने साथ किसी औरत की ज़रूरत है, इसलिए उसने रिया को अपने पास बुलाया है। मुझे उसकी तरफ से बड़ी चिंता और परेशानी रहती है, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आरती से पूछ लूँगा कि अगर रिया ने ऐसी वैसी गलत हरकत की है तो वह सख्ती से उसे सवाल करे। अभिनव ने बाप को संतुष्ट कर दिया। अशोक जी का फ़ोन बंद हुआ तो उसने आरती को फ़ोन मिलाया। वो गहरी नींद में सो रही थी। अभिनव की कॉल आती देखी तो मुंह बना लिया। कॉल अटेंड करते ही बोली, मैंने कल भी कहा था कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, पैसे तो भेजते नहीं। रोज़ाना फ़ोन कर करके क्यों मुझे परेशान करते हो? वो नखरे दिखाती हुई बोली तो अभिनव दूसरी ओर हंस पड़ा। अरे जान, पैसे तुम्हारे लिए तो कमाने आया हूँ यहाँ, लेकिन अभी तक मुझे सैलरी नहीं मिली। जैसे ही सैलरी मिलेगी सारे पैसे तुम्हें ही भेजूंगा। हमेशा तुम्हें तो भेजता हूँ। बेचारे पिताजी मुझसे पिछले महीने कहा था कि उनके जूते टूट गए हैं, इस बार पैसों से उन्हें चप्पल दिला देना। अभिनव ने कहा तो आरती का मूड खराब होने लगा। वो दिल ही दिल में बोली, एक तो बुढ़ा न जाने कब जान छोड़ेगा, जोक की तरह साथ चिमटे हुए है। वो सोच रही थी जब अभिनव ने कहा, मुझे एक बात बताओ आरती, पिताजी बता रहे थे रिया रात के अंधेरे में लड़कों को घर पर बुला लेती है और छत पर भी उसका लड़कों से मिलना होता है। अगर ऐसी बात है तो उसे फौरन अपने घर पे वापस भेजो। मुझे इस तरह की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो लड़कों के साथ ऐसे ही मिलती जुलती हैं।
अभिनव सख्ती से कह रहा था। आरती के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। जब उसे अभिनव की बात समझ आई तो उसका खून खौल उठा। पिताजी को किसने कहा है कि वो मेरी बहन के ऊपर झूठे आरोप लगाएं? खुद तो सारा दिन उनको फुर्सत नहीं मिलती, पूजा के बहाने हर समय मंदिर में आते जाते औरतों को देखते रहते हैं। कभी किसी दोस्त के घर पहुंचे होते हैं तो कभी किसी दोस्त के घर। घर में रहना और मेरा ख्याल रख करना तो उन्हें आता ही नहीं है। उस दिन भी जब रिया आई थी तो वो बुरे बुरे मुंह बना रहे थे। मुझे वैसे ही अंदाजा हो गया था कि उन्हें रिया का यहाँ रहना पसंद नहीं। उन्हें तो ये लगता है कि उनके बेटे की कमाई पर सिर्फ उनका अधिकार है। जब वो कमाई में या मेरी बहन इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें तकलीफ तो होगी। वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं ताकि रिया यहाँ से चली जाए और मैं तड़प तड़प कर अपनी जान दे दूँ। कोई मेरा ख्याल रखने वाला ना हो। आरती की आंखों में आंसू भर आए। दूसरी ओर अभिनव बौखला गया था। उसे आरती बहुत पसंद थी और वो अपने होने वाले बच्चे के लिए भी बहुत चिंतित रहता था। उसे पता था इस हालत में अगर औरत को ज़रा सा भी स्ट्रेस हो तो बच्चे को खतरा हो सकता है। अभिनव की जान पर बन आई। वो बार बार आरती से माफ़िया मांगने लगा, लेकिन वो तो रोने लगी थी। आज जब भी पिताजी से बात करते हैं तो वो आपको मेरी या मेरी बहन की कोई ना कोई शिकायत लगा देते हैं। इसका तो एक ही हल है कि आप उनसे बात करना ही छोड़ दें, तभी मेरा और आपका रिश्ता सुरक्षित रह सकता है। रोते रोते उसने इतना ही कहा था। दूसरी ओर जो अभिनव पहले ही बौखलाया हुआ था वो जल्दी से बोला, हाँ हाँ, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करूँगा। मैं अब पिताजी से बात ही नहीं करूँगा। बस तुम अपना ख्याल रखो और ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी बहन को अपने साथ रखो जब तक तुम चाहती हो। किसी के कहने सुनने की चिंता मत करो। अभिनव ना जाने कितनी देर तक आरती को मनाता रहा। बड़ी देर के बाद जब वो मानी तो दो चार और फरमाइशें करने के बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन उसका खून खौल उठा था। फ़ोन मेज़ पर पटकते ही वो कमरे से बाहर निकली। पिताजी, पिताजी, कहाँ हैं आप? निकले कमरे से बाहर। मेरे पति को मेरे और मेरी बहन के खिलाफ भड़काने से फुर्सत मिल गई है तो बाहर निकलकर कोई और काम भी कर ले। उम्र देखें अपनी और आप साजिश कर रहे हैं, बिल्कुल औरतों की तरह। शर्म नहीं आती आपको? ये जो पूजा पाठ है वो किस काम की है जब आपका दिमाग और दिल ही गंदा है? वो जोर जोर से खड़े होकर चिल्लाते हुए कह रही थी। अंदर कमरे में बैठे अशोक जी चौंक से गए। वो बाहर निकले। क्या हुआ बहू, तुम इस तरह से क्यों शोर मचा रही हो? उन्होंने पूछा तो आरती बिल्कुल आपे से बाहर हो गई। किसने फ़ोन करके अभिनव को कहा है कि मेरी बहन का चरित्र अच्छा नहीं है और वो लड़कों को रात में घर बुलाती है? शर्म नहीं आती आपको? या आपकी बेटी की उम्र की है? न जाने आपके दिमाग में क्या है जो मेरा घर खराब करने के पीछे तुले हुए हैं। आरती चिल्ला रही थी। अशोक जी हक्का बक्का रह गए। किचन से निकलती रिया मुस्कुराकर उन्हें देख रही थी। अशोक जी को शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी। आरती ने उन्हें बहुत बातें सुना दी थी। अशोक जी को अपने आप से शर्म आने लगी। वो खामोशी से घर से निकल गए। उन्हें दुख हुआ था कि उनकी बहू ने उनसे कितनी बदतमीजी से बात की थी। उनकी आंखों में आंसू आने लगे। उन्हें अपनी पत्नी याद आई, लेकिन वो तो इस दुनिया से जा चुकी थी। उनका बहुत तेज दिल चाह रहा था कि वो किसी अपने से बात कर ले। उन्होंने जेब से मोबाइल निकालकर अभिनव का नंबर मिलाया। कई बार नंबर मिलाने के बाद भी अभिनव ने उनका फ़ोन न उठाया और आखिरी एक बार तो उसने फ़ोन काटकर अपना नंबर ही बंद कर दिया। अशोक जी को एक ज़ोरदार झटका सा लगा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोपहर के समय वो घर आए। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। किचन में आरती और रिया दोनों हंसते हुए बाहर निकल रही थी। अशोक जी को देखते ही उन्होंने मुंह बना लिया। उन्होंने बहू से खाना मांगा। खाना खत्म हो गया है, अब रात में ही बनाऊंगी तभी मिलेगा। आरती कठोरता से कहती हुई अंदर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। रिया भी इठलाती हुई उसके पीछे पीछे अंदर चली गई थी। अशोक जी का भूख के मारे बुरा हाल था, मगर उनकी जेब में एक रुपया तक न था। वो अपनी चारपाई पर लेटकर करवटें बदलते हुए शाम का इंतजार करने लगे। शाम तक उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। उनका बीपी लो हो गया था, लेकिन बहू ने अभी तक उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं दिया था। थक हार कर वो फिर कमरे से बाहर निकल आए। बहू, क्या अभी तक कुछ खाने को नहीं बनाया? उन्होंने भूख के मारे बड़ी मुश्किल से कहा। किचन से खाना बनने की कोई खुशबू नहीं आ रही थी। आरती और रिया दोनों लाउंज में बड़े मज़े से बैठी टीवी देख रही थी। उनकी आवाज़ पर आरती चौंकी और फिर उसका मूड ख़राब हो गया। क्या मुसीबत है, आप तो पीछे ही पड़ गए हैं। हर समय खाना खाना, नहीं बनाया अभी तक खाना। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और रिया के हाथ में दर्द है, इसलिए वो खाना नहीं बना रही। आपने खुद बनाना है तो अपने लिए कुछ बना लें, हम तो बाहर से खाना मंगवाने जा रहे हैं। आरती ने कहा तो उसका मुंह देखकर रह गए। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। आरती ने उनके सामने अपने लिए खाना ऑर्डर कर दिया था। अशोक जी कुछ देर इंतजार करते रहे कि शायद खाना आ जाए तो आरती उसमें से उसे उन्हें कुछ दे दे, लेकिन अशोक जी के सामने बैठकर दोनों बहनों ने मज़े ले लेकर पिज्ज़ा खाया, मगर उसमें से एक टुकड़ा भी अशोक जी को ना दिया। भूख से उनका बुरा हाल हो रहा था। सो वो खुद चलते हुए किचन में आए।
फ्रिज में 2 अंडे पड़े थे। कांपते हाथों से उन्होंने वो अंडे उबाले और कमरे में लेकर गए। सारा दिन की भूख के बाद उन्होंने खामोशी से वो अंडे खा लिए। उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। उनके अंदर बाहर जाने की भी हिम्मत न थी। चुपचाप चारपाई पर लेट गए। उन्होंने दोबारा अभिनव को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने इस बार भी उनका फ़ोन न उठाया। अशोक जी को जैसे चुप सी लग गई। आरती ने तो इस बात को अपने दिल पर ही लगा लिया था। अब वो अशोक जी को खाना ना खाने के लिए देती और ना ही उनके साथ उनके हाथ पर पैसे रखती। दोनों बहनें सामान खरीदने खुद बाजार चली जाती। आरती का दिल चाहता तो कभी खाना उनके सामने रख देती, वरना अशोक जी खुद ही किचन में से ढूंढ ढांड कर बचा कुचा खा लेते। उनकी सेहत तेजी से गिरने लगी। आंखों के आगे हर समय अंधेरा छाया रहता। एक दिन अजीब बात हुई। अशोक जी बाहर खड़े तख्त पर बैठे थे। आरती अभी अभी घर से बाहर निकली थी। शायद वो कुछ सामान लेने गई थी। घर में सिर्फ रिया थी। वो थोड़ी देर गुनगुनाती हुई इधर उधर फिरती रही और फिर फोन पर किसी से बात करने लगी। ना चाहते हुए भी अशोक जी का ध्यान उसकी ओर हो गया। अभिनव जीजू, अब तो मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। मैंने आपको अपनी तस्वीरें भेजी हैं। आप ज़रा देखकर बताएं कि मैं सुंदर हो गई हूँ ना। आरती दीदी तो मेरे सामने बहुत बुरी लगती हैं। इतना मोटा सा तो उनका पेट निकल आया है। सारा दिन बस मुंह खुला रहता है, इधर उधर फिरती रहती हैं। मैं तो बिल्कुल स्लिम स्मार्ट सी हूँ। वो इठलाते हुए बात कर रही थी। अशोक जी चौंके। वो अभिनव से बात कर रही थी। शायद आरती के नंबर पर उसकी कॉल आई थी। अशोक जी ने बेचैनी से उसे देखा। उनकी उनकी छठी इंद्री किसी गड़बड़ की तरफ इशारा कर रही थी। अंदर रिया न जाने कितनी देर तक अभिनव से बातें करती रही। जब आरती दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो रिया ने फौरन से फ़ोन बंद कर दिया। इस बात को भी अशोक जी ने नोट किया, मगर उन्होंने कहा कुछ नहीं। कमरे में गर्मी होने के कारण अब वो बाहर तख्त पर ही सोने लगे थे। उस रात वो अपने कमरे में थे और बाहर आंगन में जाने की तैयारी कर रहे थे। जब सोने से पहले रिया उनके लिए दूध लेकर आई। ये ले अंकल, दूध पी लें, उसने प्यार भरे स्वर में कहा। अशोक जी पहले तो चौंके। दोनों बहनें उन्हें खाना देने को तो तैयार न होती थीं, आज दूध का गिलास कैसे दे रही थी। मगर अशोक जी ने खामोशी से दूध का गिलास पकड़ लिया और पी लिया। दूध पीते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे न जाने कितनी गहरी नींद आ रही है। नींद के झोंके इतनी तेज थे कि वो जहाँ बैठे थे वहीं गिरकर सो गए। उन्हें पता ही न था कि दूध के अंदर रिया ने नींद की गोलियां मिलाई हैं, क्योंकि उसे अशोक जी का बाहर आंगन में सोना अच्छा नहीं लगता था। सुबह जब अशोक जी जागे तो उनका सर भारी हो रहा था। धूप चारों ओर फैल चुकी थी। वो हैरान रह गए। वो तो सुबह के ही जागा करते थे, आज इतनी गहरी नींद कैसे सोए। उनके मुंह का स्वाद अजीब सा हो रहा था। उन्होंने घड़ी में टाइम देखा, सुबह के 11 बज रहे थे। वो पूरा दिन उनका अजीब बेचैनी में गुजरा। उनका दिमाग सुनसा हो रहा था और उसके बाद तो जैसे ये रोज़ का काम बन गया। रोज़ाना रात को सोने से पहले रिया उनके लिए दूध का गिलास ले आती। अशोक जी वो दूध जैसे ही पीते, नींद से बेहाल होते हुए वहीं चारपाई पर गिर जाते। सुबह आधा दिन गुजरने के बाद उनकी आँख खुलती। वो खुद हैरान परेशान थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उनकी सेहत तेज़ी से गिर रही थी। वो सूख कर कांटा बन चुके थे। सारा दिन में एक टाइम खाना और नशे की गोलियों के असर से सोए रहना उन्हें अंदर से खोखला कर रहा था। उन्हें लगा जैसे उनका अंत समय आ पहुंचा है। आंगन में पड़े तख्त को आरती ने उठवा दिया था। अब अशोक जी को गर्मी लगती तो वो बड़े आराम से उनसे कहती, अपनी चारपाई पर उठाकर बाहर गली में डाल लीजिए, ज़्यादा खुली हवा लगेगी आपको। अशोक जी बेचारे बूढ़े इंसान थे। अपनी चारपाई उठाकर खामोशी से गली में ले जाते और न जाने कितना समय गुजर गया। अभिनव ने दोबारा कभी उनसे बात ही न की। अशोक जी को अंदाज़ा हो गया था कि या शायद आरती ने उसे मना कर दिया होगा। कुछ दिन बाद अचानक एक दिन रिया वापस जाने के लिए तैयार हो गई। आरती खुद हैरान थी, मगर रिया अब और रुकना नहीं चाहती थी। यूं लग रहा था जैसे उसे वापस जाने की बड़ी बेताबी हो। वहाँ पीछे उसके घर में भाई भाभी थे। माता पिता का तो कब का देहांत हो चुका था। आरती ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने घर चली गई। उस दिन सुबह सुबह अशोक जी खामोशी से गली में चारपाई पर लेटे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे जब अचानक कोई साया सा उनके ऊपर झुका। पिताजी, पिताजी, ये अभिनव की आवाज़ थी। अशोक जी बौखलाकर उठ खड़े हुए। ये आपकी क्या हालत हो गई है? अभिनव उनके ऊपर झुका चिंतित होकर पूछ रहा था। अशोक जी की आंखों से आंसू बहने लगे। अभिनव ने सामान उनके पास ही रख दिया था। अभिनव की आवाज़ सुनकर घर के दरवाजे से आरती ने बाहर झाँका, अरे आप। वो बहुत खुश हुई थी, मगर अभिनव तो बाप की हालत देखकर ही परेशान था। अशोक जी के हाथ कँपा रहे थे और शरीर ठंडा पड़ रहा था। अभिनव घबरा गया। उसने आरती की ओर सिर्फ एक नज़र देखा। जल्दी चलो, पिताजी को लेकर अस्पताल जाना है। उसके अंदाज में अजीब सी कठोरता थी। बौखलाते हुए अंदाज में अपना सामान घर के अंदर रखते ही वो रिक्शे के रोक कर अशोक जी को उसमें बिठाने लगा। आरती भी अंदर से निकल आई थी। थोड़ी देर के बाद वो लोग अस्पताल के सामने खड़े थे। आरती को रह रहकर गुस्सा आ रहा था। न जाने ये बुढ़ा कब मरेगा। आते साथ ही मेरे पति पर कब्जा कर लिया है।
वो दिल ही दिल में सोच रही थी जब अभिनव ने अंदर जाते ही फ़ोन कान से लगा लिया। हाँ रिया, कहाँ हो तुम इसी अस्पताल में नर्स हो ना? वो पूछ रहा था। आरती के कान खड़े हुए। फिर उसने ध्यान दिया, सच में हॉस्पिटल तो वही था जहाँ रिया काम करती थी। आरती के घर आने से पहले वो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आई थी, लेकिन अभिनव ने डायरेक्ट रिया को क्यों फ़ोन किया था? कई सवाल आरती के अंदर उठने लगे और तभी सामने से रिया आती दिखाई दी। उसने आरती को जैसे अनदेखा कर दिया था। आते ही वो अभिनव से ऐसे मिली जैसे न जाने कितने वर्षों बाद मिली हो। अभिनव भी दिलचस्पी भरी निगाहों से उसे देख रहा था। आरती का दिल डूब गया। अशोक जी हल्की बेहोशी की हालत में ये सारा कुछ देख रहे थे। अभिनव ने रिया के साथ जाकर अशोक जी को अंदर एडमिट कर लिया था। वो तो आरती को पूरी तरह इग्नोर कर चुका था। रिया के साथ हंसी मजाक करते हुए वो पूरी तरह उस पर लट्टू हो रहा था। आरती के दिल को कुछ होने लगा। शाम तक अशोक जी का ट्रीटमेंट चला और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। घर आते ही आरती अभिनव से लड़ पड़ी। आखिर तुम रिया को कैसे जानते हो? वो मेरी छोटी बहन है। तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे लेकिन रिया पर लट्टू हुए जा रहे थे। आखिर ऐसा क्या है उसमें? उसने इतना ही कहा था कि अभिनव गुस्से से फट पड़ा। मैं तुम्हारी बदतमीजियों और इस मोटे शरीर से तंग आ गया हूँ। अपनी बहन को देखो, वो कितनी सुंदर है। जब उसने मुझे अपनी फ़ोटो भेजी थी मैंने उसी समय फैसला कर लिया था कि अब मैं उससे शादी कर लूँगा। तुम जैसी नकारा पत्नी नहीं चाहिए मुझे। मुझे तो रिया पसंद है। तुम्हारे फ़ोन पर घंटों घंटों हम एक दूसरे से रात को बातें किया करते थे। अब मुझे उससे प्यार हो गया है और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। यहाँ आने का भी उसको पता था, सिर्फ तुम्हें ही मैंने नहीं बताया था। अभिनव की बात पर आरती का तो जैसे दिमाग ही खराब हो गया था। वो हैरान थी, ये सब कुछ उसकी आंखों के सामने कैसे हो गया। उसने घबराकर अशोक जी की ओर देखा। वो उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कह रहे हूँ, मैं तुम्हें कहता ना था तुम्हारी बहन के तेवर ठीक नहीं है, वो भरोसे के लायक नहीं है। पर तुमने सुना ही कब? अभिनव अपनी बात पूरी करके जा चुका था। आरती फूट फूट कर रोने लगी। जानती थी कि मर्द का अगर एक बार दिल उचाट हो जाए तो दोबारा कभी दिल नहीं लगता। और ऐसा ही हुआ था। बच्चे के पैदा होने के फौरन बाद अभिनव ने आरती को डाइवोर्स दे दी और रिया को ब्याह कर अपने घर ले आया। रिया को कोई अफसोस न था, लेकिन आरती अब पछतावे का शिकार थी। अगर वो अपने ससुर की बात मान लेती और फालतू की नफरत न दिखाती तो शायद आज उसका घर सुरक्षित होता। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।